हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं रेलवे एग्जामों में पूछे गए जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है यहाँ। चलिए डिटेल से बात करते हैं। अंडमान निकोबार प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और यहाँ एक सेलुलर जेल भी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिकॉय और अमनदीप किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। अमनदीप और मिनिकॉय लक्षद्वीप के हिस्से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय समूह द्वीप है। यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है और इसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 10 द्वीपों पर जीवन यापन बसती हैं। अमनीय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए डिटेल से देखते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान क्षेत्र में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान 2 देशों में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए देखते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे त्रिभिन्न भूकंपीय तरंगे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगे सबसे त्रिभिन्न तरंगे हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी पर कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनमें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। जब भूकंप आते हैं भूकंप के दौरान पृथ्वी पर कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। जब भूकंप अपने भूकंप केंद्र से प्रारंभ होते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक तरंगे, इन्हें पी तरंगे कहा जाता है। द्वितीय गौण एस तरंगे कहा जाता है। तृतीय धरातलीय एल तरंगे। पृथ्वी भूकंपीय तरंगों की चाल सबसे तीव्र लगभग 8 किमी प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे ध्वनि की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। उच्च घनत्व वाली तरंग चट्टानों में इनकी गति 8 से 14 किमी प्रति सेकंड तक है। ये ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था में यात्रा करती हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। एस तरंगे अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। पी तरंगों में पश्चात एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीय तरंगे या गौण तरंगे भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा में लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भूकंप की किन तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस तरंगों में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा का अपरदन सुनामी का कारण नहीं है। चलिए डिटेल से देखते हैं। अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों में सुनामी कहा जाता है। सागरीय तली में अचानक परिवर्तन तथा अवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी की लहरों का अभाव आता है। सागरीय तल में परिवर्तन के प्रमुख कारण सुनामियों के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि तलीय भ्रंश, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के अंदर भूस्खलन, अवपातन आदि। मृदापर्दन किसी भी प्रकार का सुनामी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मृदा निर्माण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अपक्षय की दर तापमान व वर्षा द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन बी, जनक सेल के रंग का निर्धारण होता है। ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा निर्माण में ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवसादीय चट्टानों का एक प्रकार है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलुआ पत्थर अवसादीय चट्टानों का उदाहरण है। बलुआ पत्थर अवसादीय चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में काल के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। अवसादीय चट्टानें कहलाती हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेलखड़ी, नमक की चट्टान आदि। खनिज तेल भी अवसादीय चट्टानों में पाए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादीय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट आदि होती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टाजाइट होता है एक प्रकार का सेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूपांतरित सेल होता है क्वार्टाजाइट। क्वार्टाजाइट एक रूपांतरित चट्टान है जो मूल रूप से शुद्ध क्वार्टाजाइट बलुआ पत्थर से बनी होती है। आमतौर पर सफ़ेद भूरे रंग का होता है। यह बलुआ पत्थर के रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। यह धरातल के नीचे स्थित तापबद्ध तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा के ठंडे होकर जमा होने के बाद निर्मित होती है। इनके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो आदि। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचायतों में सीटों में आरक्षण से संबंधित है। पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेदों में 243 डी में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर 1/3 अध्यक्ष के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 सरपंच करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व 1 सरपंच करता है, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अनुसार निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1 से 1/3 सीटें आरक्षित हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। और 9 का ये जो है नगर पंचायतों से संबंधित है। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 में की गई है बात। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय में जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के भाग 3 राज्य या अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा उनके उल्लंघन के खिलाफ इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। याचिका के प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों की अधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22 का भाग है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत एक प्रावधान है। यह किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो अनुच्छेद 22 फर्स्ट और अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के वेद विवाद से परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म के नागरिकों के बीच मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। यह डीपीएसपी में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उनके शक्तियों और अधिकारों प्रदान करने को निर्देशित करेगा, उनके स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है, जिसे संविधान के भाग 20 में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के आशय वाले विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान व उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद
में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषदों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधान सभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एलन ऑक्टोवन होम्स के नेतृत्व में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया और 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस को 2 भागों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, में दोनों दल आपस में मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। दोस्तों, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पिट्टामी सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से विवाद की वजह से इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया बाद में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई शहर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 24 अक्टूबर 1775 में मृत्यु हुई। इसकी 7 नवंबर 1862 मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल 1837 से 57 तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय एक कवि, संगीतकार व शायर था। राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्यपूर्ण व्यक्त अंधा था। उन्होंने 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगूर भेजा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांद बीबी ने। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर व अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैरम खां को। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि से सम्मानित किया था।
बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये बाल्यावस्था में अकबर के संरक्षक थे। 1561 में इन्हें हटा कर हज के लिए भेज दिया गया। यहाँ रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी। रहीम इनके पुत्र थे जिन्हें अकबर ने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर मुगल सम्राट बना था मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1556 में। अकबर मुगल सम्राट 1556 में बना था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। वह 1556 से 1605 तक मुगल सम्राट रहा। वह 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना और इसका प्रधानमंत्री बैरम खां था जो इसका संरक्षक था। अकबर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अकबरनामा है जिसे रचनाकार अबुल फजल थे। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टोडरमल। भारत का पूर्वीय तट एक निम्न अवसादीय तट का उदाहरण है। भारत का पूर्वीय तट एक निम्न अवसादीय तट का उदाहरण है। भारत का पूर्वीय तट का विस्तार उत्तर से स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वीय तट एक निम्न अवसादीय तट है। यहाँ निक्षेपों की अधिकता है क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही जैसी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहाँ अवसादों का निक्षेपण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अवसादों के निक्षेपण और निम्न ढाल के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। नेत्रिनीय द्वीप कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में स्थित है। नेत्रिनीय द्वीप समूह, नेत्रिनीय द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। एक छोटा सा द्वीप है जिसमें पिजन द्वीप भी कहती है। मुक्तेश्वर मंदिर नगर के 10 नॉटिकल मील दूर स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक महाद्वीपीय भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी काबा रहती है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत की समाकलिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई। स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर इस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात दर्शाती है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों भारत में पहली बार समकालीन जनगणना कब कराई गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1881 में। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई और भारत की समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई। और वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं समकालिक और 7वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 की जनगणना को महापंजीकरण व जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित
राज्यों को वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या 121,08,54,977 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पांच सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के पश्चात 7वीं जनगणना है। इस जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। इस जनगणना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। भारत का लिंग अनुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर है और भारत की साक्षरता दर 74% है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52 और सिक्किम 86, और जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले बिहार 1106 और पश्चिम बंगाल 1028 और केरल 860 हैं। अगला क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्ताव स्मार्ट सिटी शहरों की सूची में शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली, सॉरी ऑप्शन सी, नई दिल्ली। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुने गए पहली सूची में 20 शहरों को शामिल किया गया। मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस सूची में मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली को शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और क्या हम बेहतर कर सकते हैं इसके लिए आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।